बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पुश। ये साइंस फिक्शन कहानी है जिसमें ये दिखाया जाता है कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर होती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1945 से। 1945 में हिटलर ऐसे लोगों की एक फौज तैयार करना चाहता था जिनके अंदर असीम शक्तियां हों, और इसके लिए वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करता था। और सन 1945 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हो गया, हिटलर की नाजी सेना इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती रही, लेकिन फिर भी उसकी हार हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कई देशों ने मिलकर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया डिवीजन। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि वो पूरी दुनिया से ऐसे लोगों को तलाश करे जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर है, और उन्हें पकड़ने के बाद लैब में दूर कहीं लेकर जाया जाता और उनकी बॉडी में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते जैसे कि वो किसी लैब के चूहे हैं। इनके पास एक ऐसा ड्रग्स होता है जिससे ये इन लोगों की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन जिसको भी ये ड्रग्स देते हैं उसकी मौत हो जाती है। और इसीलिए अब वो लोग जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर है, जिनके पीछे डिवीजन पड़ा हुआ है, वो लोग उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। वो उनसे लड़ना चाहते हैं, अपना बदला लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो ये लोग होते हैं जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर होती है, इन्हें 9 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। सबसे पहले होते हैं वॉचर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो भविष्य देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, एक धुंधली सी तस्वीर, और ये उस देखे हुए फ्यूचर का चित्र भी बना लिया करते थे, और कभी कभी ये उसे बदलने में कामयाब भी हो जाते। दूसरी कैटेगरी होती है मूवर्स की। ये किसी भी मैटर को बिना टच किए उसकी जगह से उसकी स्थिति को बदल सकते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है ब्लीडर्स की। जब ये चिल्लाते हैं तो इनकी आवाज में इतनी ताकत होती है कि आसपास की सभी चीजें टूटना फूटना शुरू हो जाती है। चौथी कैटेगरी होती है स्नेक्स की। ये किसी भी चीज को सूंघकर ये पता लगा लेते हैं कि इसे किसने, कैसे और कब इस्तेमाल किया था। 5वें नंबर पर होते हैं शिफ्टर, जो कि रोशनी की मदद से किसी भी कागज पर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे वो एक आम कागज को पैसों में बदल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए यानी कि परमानेंट नहीं रहता, ये कुछ ही वक्त के लिए रहता था। 6ठे नंबर पर है विफर्स। इनके पास ऐसी पावर होती है कि ये किसी के भी दिमाग से उसकी याददाश्त को, यानी कि उसकी जिंदगी के किसी भी पल को मिटा सकते हैं। 7वें नंबर पर होते हैं शैडोअर्स। ये वो लोग होते हैं जो वॉचर्स, जिनके अंदर वो पावर होती है कि वो भविष्य देख सकते हैं। ये उन लोगों से, यानी कि वॉचर्स से, अपने आप को और दूसरे लोगों को छुपा कर रख सकते हैं। 8वें नंबर पर आते हैं स्टिचेस। ये किसी के भी सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, और साथ ही किसी को जख्मी भी कर सकते हैं। 9वीं कैटेगरी सबसे खतरनाक होती है। इन लोगों को पुशर्स कहा जाता है। ये किसी को भी हिप्नोसिस करके उसके दिमाग में कोई भी आइडिया, कोई भी बात को इजाद कर सकते हैं, यानी कि ये उन्हें कुछ भी यकीन दिला सकते हैं। अब डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए कई साल हो चुके हैं, और ये उन लोगों का शिकार करते, उन्हें पकड़ते हैं जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर है। यहाँ पर एक आदमी अपने बेटे के साथ डिवीजन के लोगों से छुप रहा होता है, और ये दोनों एक कमरे में जाते हैं। वहां पर वो आदमी अपने बेटे से कहता है, देखो निक, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक दिन तुम्हें एक लड़की एक फूल देगी, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। उसकी मदद करने का मतलब है हम सब की मदद करना। वो कहता है कि ये बात मुझे एक औरत ने बताई है, मुझे उस पर विश्वास है। तुम मेरी बातों पर विश्वास करते हो ना? निक कहता है कि हाँ, मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ। और इसके बाद वो निक को वहां से जाने के लिए कहता है। निक उस कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी वहां पर डिवीजन के कुछ लोग आते हैं, और वो निक के डैड को, और वहां पर एक और औरत होती है, उन दोनों को मार देते हैं। निक दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो उस आदमी को भी देखता है जिसने ये सब किया होता है, लेकिन वो बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं कर सकता। अब कई साल बीत जाते हैं, और डिवीजन ने जो ड्रग्स बनाया है जिससे ये इन सुपर नेचुरल लोगों की पावर्स को बढ़ा सकते हैं, ये उन्हें इंजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने जिसको भी ये ड्रग दिया होता है उसकी मौत हो जाती है। डिवीजन के डिपार्टमेंट में ये दिखाया जाता है कि वहां पर वो एक औरत को लेकर जा रहे होते हैं, और तभी वो अपने हाथ से एक क्रिस्टल बॉल को नीचे जमीन पर फेंकती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एक और दूसरी लड़की को ये वही ड्रग इंजेक्ट कर रहे होते हैं जिससे आज तक कोई भी बच नहीं पाया, जिससे इनकी सुपर पावर्स और भी बढ़ सकती है। और जब ये उसे वो ड्रग देते हैं, इन सबको लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा होती है, और वो वहां से एक ड्रग का इंजेक्शन लेकर भागना शुरू करती है। लेकिन जब वो मेन डोर पर पहुंचती है तभी दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है, और इससे पहले कि पूरा दरवाजा बंद होता, वो क्रिस्टल बॉल जो अभी कुछ देर पहले उस लेडी ने जमीन पर फेंकी थी, वो लुढ़क कर दरवाजे पर अटक जाती है। दरअसल उसके अंदर फ्यूचर को देखने की पावर थी, और उसने इस पल को देख लिया था।
अब ये लड़की जिसका नाम कायरा है, जिसे अभी अभी डिवीजन के लोगों ने ड्रग दिया है, ये यहाँ से उस इंजेक्शन को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है और डिवीजन के लोग इसे किसी भी कीमत पर वापस हासिल करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि निक अब बड़ा हो चुका है। वो हांगकांग शहर में रहता है। वो एक मूवर है, यानी कि वो किसी भी चीज को, किसी भी धातु को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसे खुद अपनी पावर पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पर निक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजर रहा होता है, उसके ऊपर कर्जा होता है, वो जुए की आदत में पड़ चुका होता है। और एक दिन निक के घर पर 2 डिवीजन के लोग आते हैं। इन दोनों के अंदर वो पावर होती है कि ये किसी भी चीज को सूंघ कर उसका पूरा पास्ट देख सकते हैं। और ये निक के घर पर आकर बोलते हैं, क्या वो लड़की यहाँ पर आई थी? दरअसल ये उसी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जो उस ड्रग का इंजेक्शन लेकर भागी होती है, जिसका नाम कायरा है। लेकिन इसके बारे में निक को कुछ भी नहीं पता होता। वो उसके घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो निक को कहते हैं कि तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। दरअसल निक इनसे कई सालों से छुप रहा होता है, लेकिन अब इन्होंने निक को ढूंढ लिया है। इनके जाने के बाद निक यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे की डोर बेल बजती है और बाहर एक लड़की होती है। इस लड़की की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और ये वॉचर है, यानी कि ये भविष्य देख सकती है। इसका नाम कैसी होता है, क्योंकि कैसी भविष्य देख सकती है, इसीलिए उसे निक की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पता होती है। वो कहती है कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, हमें बहुत जल्दी $6 मिलियन मिलने वाले हैं। और ये दोनों बाहर जाते हैं। निक उससे पूछता है कि हमें $6 मिलियन मिलेंगे कैसे? वो कहते हैं कि बहुत ही जल्द एक लड़की हमारे पास आएगी और वो हमें $6 मिलियन देगी। निक कहता है कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे डिवीजन के लोग ढूंढ रहे हैं? वो कहते कि हाँ, और ये सुनते ही निक वहां से जाने लगता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से किसी भी तरह की परेशानी में नहीं फंसना चाहता। और जब वो वहां से जा रहा होता है तो कैसी को भविष्य के कुछ विजन्स आते हैं और उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक परिवार है और इन सब के अंदर सुपर पावर होती है और वो इन्हें पकड़ना चाहते हैं। ये लोग डिवीजन के लिए काम नहीं करते। दरअसल इस परिवार में 2 बेटे, एक बाप और एक बेटी होती है और इनकी जो बेटी होती है वो भी एक वॉचर होती है और उसने अपने विजन्स में ये देखा होता है कि निक से एक लड़की मिलने के लिए आएगी जिसके पास एक बैग है और वो डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन की तबाही का कारण बनेगा। इसीलिए इस परिवार को भी वो बैग चाहिए होता है। अब जब निक और कैसी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी इस परिवार के तीनों सदस्य चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लीडर्स होते हैं और इनकी आवाज में इतनी ताकत होती है कि आसपास की चीजें फटना शुरू हो जाती है और निक बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि कैसी को कुछ होता, वो उसे अपनी पावर से धकेल देता है और कैसी वहां से भाग जाती है। दरअसल निक को अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो निक अपनी पावर यूज कर लेता है। अब इससे पहले कि निक को ये परिवार मारता, यहाँ पर जो लड़की होती है जो भविष्य देख सकती है, वो भविष्य में देखती है कि कायरा निक से मिलने के लिए आएगी, इसीलिए वो उसे नहीं मारती। वो कहती है कि अगर हमने इसे मार दिया तो हम उस लड़की को खो देंगे, इसीलिए ये निक को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद कैसी निक के पास वापस आती है। निक बुरी तरह से जख्मी है और तभी यहाँ पर एक औरत आती है। उसे देखते ही कैसी उस पर रिवॉल्वर तान देती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? वो कहती है कि तुम्हारी मॉम ने, उनके गिरफ्तार होने से 1 हफ्ते पहले। कैसी की मॉम वही होती है जो डिवीजन के लोगों के पास होती है, जिसने क्रिस्टल बॉल गिराई थी और जो दरवाजे पर अटक गई थी और जिसकी वजह से कायरा वहां से भागने में कामयाब होती है। कैसी की मॉम एक वॉचर है जो भविष्य देख सकती है और उसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब ये लेडी जो यहाँ पर कैसी और निक के पास आई है, वो कैसी को बोलती है कि एक बार तुम्हारी मॉम ने मेरी मदद की थी और उन्होंने मुझे आज ही का दिन बताया था जब मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आना होगा और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और ये अपनी शक्तियों से निक के सारे जख्म ठीक कर देती है। निक होश में आ जाता है और जब निक होश में आता है तो कैसी उसे एक फूल देती है और तभी निक को अपने बचपन का वो दिन याद आता है जब उसके डैड ने उसे कहा था कि एक दिन एक लड़की तुम्हें फूल देगी और तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। और वो समझ जाता है कि उसके डैड ने कैसी के बारे में ही कहा था। कैसी निक को बताती है कि उसकी मॉम डिवीजन के कब्जे में है और उसकी मॉम के पास भविष्य देखने की इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है कि डिवीजन वाले भी उससे डरते हैं, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स देते हैं ताकि वो कुछ भी ना कर पाए। और एक दिन उसी की मॉम ने उसे बताया था कि वो सूटकेस जिसे ये सब ढूंढ रहे हैं वो डिवीजन की बर्बादी का और उनकी आजादी का एक कारण बनेगा।
कैसी कहती है लेकिन शायद सब कुछ बदल रहा है। वो उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि डिवीजन के लोगों ने उस लड़की को पकड़ लिया है जिसके पास वो सूटकेस है जिसका नाम कायरा है। निक कैसी से पूछता है कि अगर तुम्हारी मॉम के अंदर इतनी शक्तियां थी तो वो पकड़ी कैसी गई। कैसी बोलती कि ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी उनसे पूछना चाहती हूँ। कैसी निक को ये भी बताती है कि मैंने एक और चीज देखी है। वो कहते हैं कि हम दोनों मरने वाले हैं। यहाँ पे निक को ये पता चल जाता है कि कैसी ने उससे झूठ बोला था। उस ब्रीफकेस के अंदर पैसे नहीं बल्कि कुछ और है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि डिवीजन की वो दो लोग जो निक के घर पर उसकी तलाशी लेने के लिए आए थे, उन दोनों ने कायरा को पकड़ लिया है और वो उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। कायरा के पास वो शक्ति होती है जिससे वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में कुछ भी डाल सकती है और वो ऐसा करने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होती। कायरा बोलते कि मुझे वॉशरूम जाना है और जब वो वॉशरूम जाती है तो वो शीशे से इन दोनों में से एक की आंखों में देखती है और उसे हिप्नोसिस करके उसके दिमाग में ये डाल देती है कि उसके भाई का मर्डर उसके साथी ने किया है। इस बात से गुस्से में आकर वो अपने साथी को मार देता है और इसके बाद वो कायरा को वॉशरूम में पकड़ने के लिए जाता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और कायरा इसे जख्मी करके यहाँ से इन्हीं की गाड़ी में भाग जाती है। ये एजेंट अपने बॉस के पास जाता है और उसका बॉस समझ जाता है कि इसे कायरा ने हिप्नोसिस किया है क्योंकि जो पावर कायरा के पास होती है इसके पास भी वही पावर होती है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये अपनी पावर को इस्तेमाल करके अपने ही एजेंट को मार देता है। अब कायरा को यहाँ पर 3 अलग अलग ग्रुप ढूंढ रहे हैं। एक डिवीजन का ग्रुप जहां से वो ड्रग्स लेकर भागी है, दूसरा निक और केसी और तीसरा वो परिवार जिसने निक और केसी के ऊपर हमला किया था। अब निक और केसी दूसरे लोगों की मदद से जिनके पास सुपर पावर्स होती है कायरा तक पहुंच जाते हैं और जब कायरा निक को देखती है तो वो उस पर गोलियां चलाती है, उससे बहुत गुस्सा होती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये दोनों कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। निक कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स किए थे लेकिन तुमने मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। निक को अभी तक ये नहीं पता था कि जिसे ये ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि कायरा है जिसे वो पहले से जानता है। कायरा निक को कहती है कि मुझे डिवीजन के लोगों ने पकड़ लिया था और मुझे लगा था कि तुम मुझे बचाने के लिए आओगे लेकिन तुम बचाने के लिए नहीं आए। केसी इन दोनों को लड़ने से मना करती है और इसके बाद ये इससे सूटकेस के बारे में पूछते हैं लेकिन कायरा को सूटकेस के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो कहती है कि जब मुझे होश आया तो मैं एक बोट पर थी, मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ था और वहां पर एक नोट लिखा था जिसमें यह लिखा था कि मैं निक को ढूंढूं और वो सूटकेस ढूंढने में मेरी मदद करेगा। निक कहता है कि शायद तुमने अपनी यादें खुद मिटवाई हो ताकि डिवीजन के लोग तुम्हें ढूंढ ना पाए, लेकिन कायरा को कुछ भी याद नहीं होता। तभी कैसी निक को बोलती है कि मैंने पहले तुम्हारी और अपनी मौत भविष्य में देखी थी लेकिन अब अपनी मॉम की भी देखी है। ये लड़की सारा खेल सारा भविष्य बिगाड़ रही है, हमें इसे मारना होगा और इसके पास सूटकेस भी नहीं है और कभी भी डिवीजन के लोग इसे और हम सबको पकड़ सकते हैं। निक कहता है कि हम इसे शैडो कर देंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ये पावर होती है जो कि इन सब को डिवीजन के लोगों से छुपा सकते हैं, यानी कि किसी के भी विजन्स में उसके बाद कायरा नहीं आएगी और ये कायरा को एक आदमी के पास ले जाते हैं और वो इन्हें डिवीजन के लोगों से हाइड कर देता है, यानी कि छुपा देता है। अब उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये आदमी भी कभी डिवीजन के लिए काम किया करता था। दरअसल बहुत सारे ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स वाले लोग होते हैं जो कभी डिवीजन के लिए काम करते थे और आज भी डिवीजन के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है और वो उनके लिए काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं। अब जब केसी नीचे जाती है तो वहां पर वो लड़की आती है जिसने अपने परिवार के साथ मार्केट पर इन दोनों पर यानी कि कैसी पर और निक पर हमला किया था और ये लड़की भी एक वॉचर है जो भविष्य देख सकती है। वो कैसी को कहती है कि मैंने तुम सबकी मौत भविष्य में देखी है, फ्यूचर बदल रहा है और निक को कहना कि मैंने उसकी मौत देखी है, मेरे परिवार वालों की चीखों से उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। दरअसल इस लड़की की इसके परिवार की इनसे कोई दुश्मनी नहीं होती, बस वो उस सूटकेस को चाहते हैं। कैसी ऊपर जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। अब इनके पास जो शैडोअर होता है जो इन सब को छुपा रहा होता है वो कहता है कि अगर और भी वॉचर्स हैं तो वो हमें ढूंढ लेंगे क्योंकि ये बाकी सुपर पावर वाले लोगों से कायरा को छुपा सकते हैं लेकिन वॉचर से नहीं क्योंकि वो भविष्य देख सकते हैं। और निक यहाँ पर ये फैसला करता है कि वो और केसी अब अलग रहेंगे और कायरा और वो आदमी जो कायरा को शैडो कर सकता है, छुपा सकता है, वो किसी सेफ जगह जाएंगे ताकि ये दूसरे लोगों को कंफ्यूज कर सके। अब ये सब के सब अलग हो चुके हैं।
कैसी निक को बोलती है कि अगर हमने वो सूटकेस जल्दी से नहीं ढूंढा तो मैं अपनी मॉम को खो दूंगी, वो लोग मेरी मॉम को मार देंगे। और निक ऐसा नहीं होने देना चाहता क्योंकि बचपन में उसने अपने डैड को खो दिया था जिन्हें डिवीजन के लोगों ने ही मारा था। इसके बाद निक अकेले उस जगह जाता है जहां पर हेनरी होता है। हेनरी वही आदमी होता है जिसने आज से 10 साल पहले निक के डैड को मारा था और ये डिवीजन का एक मेन एजेंट है और इसके पास भी सुपर पावर है जिससे किसी को भी हिप्नोसिस करके उसके दिमाग में कोई सा भी आइडिया, कोई सी भी बात डाल सकता है। लेकिन निक अपनी पावर से अपनी दोनों गन्स को उन दोनों आदमियों को जो सामने कुर्सी पर बैठे होते हैं उनके सर पर लगा लेता है। वो कहता है कि अगर तुमने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा भी तो उससे पहले गोलियां चल जाएंगी। हेनरी भी निक को पहचान जाता है क्योंकि इसी ने इसके डैड को मारा है। इससे पहले कि निक इनसे बदला ले, इनको मारता है। हेनरी से बोलता है कि हमने कायरा को एक खास किस्म का ड्रग दिया है और अगर हमने उसे दूसरा इंजेक्शन नहीं दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। और ये सही कह रहा होता है, अगर कायरा को दूसरा इंजेक्शन नहीं मिला तो मर जाएगी और उसकी तबीयत खराब भी होती है। निक कायरा से प्यार करता है और वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। वो ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। हेनरी के साथ जो उसका आदमी होता है वो भी मूवर होता है, यानी कि जो पावर्स निक के पास होती है वही पावर्स उसके पास भी होती है। यहाँ पर एक और चीज दिखाई जाती है कि निक अपनी पावर्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा होता है, लेकिन हेनरी का जो आदमी होता है वो पूरी तरह से निक को अपने काबू में कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो निक को मारता, हेनरी उसे मना कर देता है क्योंकि अगर इन्होंने निक को मारा तो फ्यूचर बदल जाएगा और जिस सूटकेस की इन्हें तलाश है वो शायद इन्हें कभी मिले ही ना। अब निक और केसी उस जगह जाते हैं जहाँ पर कायरा है और यहाँ पर केसी को भविष्य दिखता है जिसमें उसे एक शूज दिखता है और जब वो कायरा का शूज चेक करते हैं तो उसमें एक चाबी होती है और ये चाबी उस लॉकर की होती है जहाँ पर वो सूटकेस है। इस चाबी को उस औरत को दिया जाता है जो चीजों को सूंघ कर उसकी लोकेशन का, उसके पास्ट में क्या हुआ था ये पता कर सकती है। लेकिन इसको शैडो किया होता है, यानी कि इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जान सकता। लेकिन कैसी अपनी पावर से पता कर लेती है कि वो लॉकर कहां पर है। अब ये सब के सब जानते हैं कि बाकी वॉचर्स भी इनके ऊपर नजर रखे हुए। वो परिवार जिन्होंने इनके ऊपर मार्केट में हमला किया था उनके पास भी वो लड़की होती है जो आगे का भविष्य देख सकती है। साथ ही साथ डिवीजन वालों के पास भी इस दुनिया के सबसे बेहतरीन वॉचर्स होते हैं, लेकिन कोई भी किसी का भविष्य तभी देख सकता है जब वो उसके बारे में सोचे। यानी कि जब निक और केसी ये सोचेंगे कि इन्हें उस लॉकर की तरफ जाना है तभी बाकी के वॉचर्स ये देख पाएंगे। निक कहता है कि अगर हम सोचना ही बंद कर दें तो वो भी कुछ नहीं देख पाएंगे। वो सबके लिए नोट्स बनाता है और उनमें लिखता है कि किसे कब क्या करना है ताकि ये कुछ भी न सोचे और वॉचर्स इनकी सोच के बारे में, इनके भविष्य के बारे में कुछ भी ना जान सके। और आखिरी लेटर मैं अपने लिए लिखूंगा और इसके बाद मैं अपनी पिछले 2 घंटे की पूरी याददाश्त को मिटवा दूंगा ताकि मुझे भी ना पता हो कि आगे क्या होने वाला है। और ऐसा करने से जब हमारे प्लान के बारे में उन लोगों को पता ही नहीं होगा तो हम सब की मौत जो भविष्य में लिखी है वो भी टल जाएगी। अब ये पूरा प्लान बना लेते हैं। निक सबको एक एक लेटर देता है और वो कहता है कि इसको सही वक्त पर खोलना और वो अपने साथी जो चीजों को शैडो कर देता है उसे बोलता है कि तुम कायरा को हेनरी के पास ले जाओ। ये भी इनके प्लान का एक हिस्सा होता है और वो कायरा को बोलता है कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि जो भी तुम्हारे आसपास हो रहा है वो हकीकत नहीं है तो इस लेटर को खोल देना। और ये पूरा प्लान बनाने के बाद निक खुद उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी ने कायरा की याददाश्त मिटाई होती है, जो बोट पर कायरा को सबसे पहले दिखा होता है। और वो निक को बताता है कि आज से 12 साल पहले एक औरत ने कहा था कि तुम्हारे पास एक लड़की आएगी, तुम उसकी यादें मिटा देना। दरअसल ये कैसी की मॉम ने कहा था जो भविष्य को देख सकती है। निक उसे कहता है कि अभी कुछ देर पहले मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे और मैं उन लेटर्स की याददाश्त मिटाना चाहता हूँ। वो आदमी ऐसे ही करता है और इसके बाद जैसा कि निक ने सोचा होता है ठीक वैसा ही होता है। उसकी यादों से जितने भी फ्यूचर देखने वाले लोग होते हैं उन सब का संपर्क टूट जाता है। और अब क्योंकि निक को खुद कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए कोई भी नहीं देख सकता कि आगे अब क्या होगा। और बाकी लोग जो इस प्लान में शामिल हैं उनके पास भी लेटर्स हैं, इसीलिए उनको भी कुछ नहीं पता। तो अब सब कुछ सबके लिए पूरी तरह से ब्लैंक है।
अब ये सब के सब अपने अपने टाइम पर अपने अपने लेटर्स पढ़ते हैं और इन्हीं में से एक आदमी जो चीजों का रंग बदल सकता है, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड बना सकता है, वो उस बिल्डिंग में जाता है जहां पर ब्रीफकेस है, वो सूटकेस है, और वो वहां से उस सूटकेस को ले आता है। सूटकेस लाने के बाद ये ठीक उसी तरह के दो और सूटकेस बनाते हैं। एक सूटकेस को ये निक के घर पर रख देते हैं और दूसरे को ठीक उसी जगह जहां से ये असली सूटकेस लाए होते हैं। अब डिवीजन को और उस चाइनीज परिवार को, जिनके पास एक फ्यूचर देखने वाली लड़की भी है, इन दोनों को किसी भी कीमत पर ये सूटकेस, ये ड्रग चाहिए। वो चाइनीज फैमिली निक के घर पर जाती है और उस सूटकेस को हासिल कर लेती है क्योंकि उनको विजन्स में यही दिखता है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये नकली है। इसके बाद दोबारा से वो लड़की फ्यूचर देखती है और उसे उस बिल्डिंग का पता मिल जाता है जहां पर उन्होंने दूसरा सूटकेस रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एजेंट हेनरी, जिसके पास अब कायरा है, वो अपनी शक्ति से उसके दिमाग में ये डाल देता है कि वो उन्हीं की साथी है, उन्हीं की एजेंट है, और वो निक को जानती नहीं, उससे प्यार नहीं करती, और उसे भी इस बात पर विश्वास हो जाता है क्योंकि उसे अब हिप्नोसिस कर दिया गया है। वहीं एजेंट हेनरी, कायरा और उसका आदमी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सूटकेस है। वो सूटकेस को वहां से ले लेते हैं और तभी वहां पर वो चाइनीज परिवार और उनके आदमी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर निक भी आ जाता है। और ये सारी बातें उस दूसरी लड़की को, जो इस चाइनीज परिवार की सदस्य है, उसे नहीं पता चलती क्योंकि जब वो केसी के पीछे आती है तो केसी उस आदमी की मदद से, जिसने कायरा की और निक की याददाश्त मिटाई है, उसकी याददाश्त भी मिटा देते हैं। इसीलिए अब इस परिवार को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और निक भी अपने प्लान के हिसाब से, जो उसने लेटर्स में लिखा था, उसके हिसाब से चल रहा होता है। और यहाँ पर निक, डिवीजन और तीसरे परिवार के बीच में आपस में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में ये दिखाया जाता है कि निक अब अपनी पूरी पावर को आराम से इस्तेमाल कर सकता है। और इस पूरी जंग में चाइनीज परिवार के तीनों लोग और एजेंट हेनरी का वो आदमी, जिसके पास वही पावर थी जो निक के पास है, वो सब मर जाते हैं। अब यहाँ पर कायरा निक को बिल्कुल भी नहीं पहचानती क्योंकि उसको यकीन हो चुका है कि वो डिवीजन की एजेंट है और हेनरी के लिए काम करती है। निक उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती। इसी बीच वो सूटकेस खुल जाता है जिसके अंदर वो सिरिंज है और निक उसे उठा लेता है और वो कहता है, मैं इसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लूंगा। एजेंट हेनरी बोलता है कि इससे आज तक कोई भी नहीं बचा। निक उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और वो मर जाता है। एजेंट हेनरी और कायरा वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद केसी वहां पर आती है। निक जिंदा होता है क्योंकि वो सिरिंज, वो इंजेक्शन नकली होता है। उनके पास अब ड्रग का असली इंजेक्शन है जिसके बदले वो केसी की मॉम को आजाद करवा सकते हैं। निक केसी से पूछता है कि ये तुम्हारी मॉम ने कब प्लान किया था। केसी कहते कि शायद मेरे जन्म से भी पहले। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एजेंट हेनरी और कायरा प्लेन में होते हैं। एजेंट हेनरी सो रहा होता है और तभी कायरा अपने बैग में देखती है कि उसमें एक एनवेलप है। ये वही लेटर होता है जो निक ने उसे दिया था और इस लेटर को देखने के बाद उसे धुंधला धुंधला याद आता है। उसे याद आता है कि निक ने उसे कहा था कि इसे तब खोलना जब तुम्हें सच्चाई पर शक होने लगे। और जब वो उसे खोलती है तो उसमें निक की और उसकी फोटो होती है जो कि बहुत पुरानी होती है और वो समझ जाती है कि निक उसे जो भी कह रहा था वो सच है और एजेंट हेनरी उसे झूठ बोल रहा था। उस फोटो में ये भी लिखा होता है, किल हिम। इसके बाद कायरा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है जिससे वो किसी के भी दिमाग को अपने पूरे कंट्रोल में ले सकती है और वो एजेंट हेनरी के दिमाग को अपने वश में कर लेती है और उसे कहती है कि अपनी गन से अपने आप को शूट कर लो। और तभी एक फायरिंग की आवाज आती है। इसका मतलब ये है कि एजेंट हेनरी ने अपने आप को मार दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।